गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़े थे हम लोग टॉल्स्टॉय के घर में। इसी को हम लोग आगे इसका कहानी मैंने समझा नहीं पाया था, आज मैं इसको समझा दूँगा। चलिए बच्चों, पहले इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई दिक्कत? यहाँ पर हम लिखते रहे आपका क्लास नहीं, कोई दिक्कत? हम लोग पढ़े थे कौन सा, टॉल्स्टॉय के घर में। चलिए आते हैं, बुक निकाल दीजिएगा। राम कुमार द्वारा ये कहानी लिखित थी। मैंने इसमें शायद युवा के साथ गांव में चल चुके थे। म्यूजियम में जो टॉल्स्टॉय का घर था, उस दिन जो था, छुट्टी न होने के बावजूद भी वहाँ पर 1000 से अधिक लोग, बड़े बूढ़े, बच्चे बच्चियाँ, बहुत सारे लोग उपस्थित हुए थे देखने के लिए। म्यूजियम के डायरेक्टर ने हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति को कर दिया जो टॉल्स्टॉय के सेक्रेटरी रह चुके थे। अब उसकी अवस्था 70 वर्ष के लगभग थी, परंतु उसकी मुद्रा को देखकर ऐसा जान पड़ा मानो टॉल्स्टॉय की चर्चा करते समय अब भी वह स्वर्गीय सुख अनुभव करते। मतलब एक गाइड को दे दिया गया, किनको? लेखक को, राम कुमार को, जहाँ पर वो टॉल्स्टॉय के घर में देखने के लिए गए थे। तो जैसे आप लोग जाइएगा कहीं भी, गाइड जैसे लखनऊ जाइएगा तो वहाँ पर भी आप लोग को भूल भुलैया है, तो वहाँ पर भी आप लोग देखिएगा कि गाइड दिया जाता है, ताकि वो गाइड वहाँ से घूमकर उसके बारे में बताए और उसके दिखाए। तो ऐसे ही 70 वर्ष की अवस्था में रह चुके थे उस म्यूजियम में, वही लेकर उनको अंदर प्रवेश किए। अब बताते हैं टॉल्स्टॉय के बारे में। यह वह पेड़ है जिसकी छाया में बैठा टॉल्स्टॉय किसानों को पढ़ाया करते थे। वह कौन कर रहा है? वह बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है जो सेक्रेटरी है, इससे लेखक महोदय से, कि अब वही पेड़ है जहाँ पर जो टॉल्स्टॉय जो थे वह क्या करते थे? पुस्तक को पढ़ते थे। इस झोपड़ी में भी रहा करते थे, मतलब उसका दोस्त था, किसका? टॉल्स्टॉय का। इस झोपड़ी में वहाँ पर रहता था। जब कभी टॉल्स्टॉय के चित्र बनाने वह यहाँ आते थे, यहाँ टॉल्स्टॉय के घोड़े रहते थे। टॉल्स्टॉय ने अपनी माँ द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की बड़ी सावधानी के साथ रक्षा की, क्योंकि जब वह 2.5 वर्ष के थे तभी उनकी माँ मर गई थी। कहने का अर्थ ये है, जब टॉल्स्टॉय के मतलब जो उनकी माँ थी, 2.5 वर्ष के अवस्था में क्या हो चुकी थी? मर चुकी थी। तो वह जो माँ मरी थी, तो उस समय माँ ने बाग बगीचे को क्या किया था? लगाया था। तो उसकी देखभाल टॉल्स्टॉय खूब अच्छे से करते थे। कौन बता रहे हैं? वह जो सेक्रेटरी था, वह किससे? लेखक महोदय से। वह ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर टॉल्स्टॉय के घोड़ा बंधा रहता था। सावधानी के साथ रक्षा की। जब वह 2.5 वर्ष के थे तभी उनकी माँ को क्या हो गया था? मर गई थी। परंतु टॉल्स्टॉय कभी आजीवन उन्हें भूल नहीं पाए थे। उसी वृक्ष के माध्यम से वो अपनी माँ को जिंदा रखते। हमारे गाइड धीरे धीरे रूसी भाषा में कहते थे जा रहे थे और युवा मेरे लिए अनुवाद करता जाता। वह रूसी भाषा में बताता था, और जो उनका दोस्त था युवा, वह उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता था, उसको बताता था। छोटी छोटी पगडंडियाँ बरसाती नालों की भांति मकान के इर्द गिर्द फैले बाग में दूर दूर तक सिकुड़ी हुई थी। मतलब बहुत सारी यादें जो थी उस मकान के इर्द गिर्द फैल चुकी थी। मतलब यहाँ पर ऐसे करते थे, ये यहाँ पर ऐसे करते थे। कौन? टॉल्स्टॉय। कहीं कोई लड़की का बेंच था जिस पर वो सुबह बैठा करते थे। कहीं कोई पेड़ था, उन्हें बहुत पसंद था। एक शाखा पर एक घंटा लगा था जिसे खाने के समय बजाकर परिवार के सब सदस्यों को डाइनिंग रूम में आने की सूचना दी जाती थी। धीरे धीरे हम उस रहस्यमय वातावरण में खोते जा रहे थे। एक घंटा बड़ा सा लगा हुआ था टॉल्स्टॉय के घर के आगे। जब खाने या मतलब जो कुछ भी करना खाने का वक्त, तो उस घंटे को बजा दिया जाता था और सभी लोग एकत्रित हो जाते थे डाइनिंग रूम में, जहाँ पर वो खाना खाते थे। बाहर की परिक्रमा समाप्त करके हम उनके घर में घुस गए, जहाँ पर टॉल्स्टॉय रहते थे। बाहर की परिक्रमा, ये जो रूम है, मान लीजिए ये रूम है, और इस रूम में टॉल्स्टॉय रहते थे। और यहाँ पर चारों तरफ वहाँ पर घूमते फिरते थे। यहाँ की परिक्रमा करने के बाद अब लेखक महोदय इस घर में प्रवेश कर रहे हैं। किसके घर में? टॉल्स्टॉय के घर में।
दरवाजे के भीतर कदम रखते ही सारे शरीर में एक प्रकार की सनसनी सी दौड़ गई और जब उस घर में प्रवेश किए तो ऐसे लगा कि जैसे कुमार भयभीत हो। उनकी जीवनी में पड़ी कितनी ही घटनाएं एक एक साथ मस्तिष्क में घुड़दौड़ लगाने लगी। मतलब जो यादें उन्होंने बुक के माध्यम से पढ़े थे, जब वहाँ पर पहुँचे तो वह सब यादें उनको वहाँ पर एकाएक मस्तिष्क में आने लगी। मस्तिष्क में घुड़दौड़ करने का एक कमरे में शीशे की अलमारी में उनके कपड़े टंगे हुए थे। जो शीशा था उस शीशा में उनका कपड़ा टंगा हुआ था पुराने जमाने का। ड्रेसिंग गाउन, मोजे, लंबे जूती, कमीज, सब मतलब कोट, बहुत सारा चीज़ था जो वह शीशे में बंद था। उनके परिवार के चित्र टांगे थे। उनकी पत्नी और पुत्री को चित्रकारी का शौक था। उनके बनाए चित्र भी थे। उनकी जो पुत्री थी और उनकी पत्नी, उनको भी चित्रकारी बनाने का बहुत बड़ा शौक था। यह उनके पढ़ने के लिए एक कमरा था। वहाँ पर एक पढ़ने के लिए कमरा भी बनाए थे। कौन? टॉल्स्टॉय अपने लिए। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने की एक टिपाई रखे हुए थे, जहाँ पर कोई तकिया उकिया नहीं था। एक चारपाई रखे हुए थे और उसी चारपाई पर वो पढ़ते। मेज पर एक कलम और एक दावत रखी रहती थी। इस तिपाई पर उन्होंने अपने आजीवन कितना बड़ा भाग बिताया होगा। यहीं बैठकर उन्होंने आना करीना और युद्ध और शांति की रचना की होगी। 2 पुस्तक हैं जिन्होंने टॉल्स्टॉय ने अपने उस क्या किया, उस बेड पर लिखा था, उस तिपाई पर। उस तिपाई पर बहुत सारा अपना जीवन का भाग उस बेड पर बिताया था। सबसे महत्वपूर्ण कोना था उसकी सादगी देखकर हृदय विचलित हुआ। बिना यहाँ रहा सेफों पर अनगिनत किताबें सजी हुई थी। वह जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पढ़ लेते, 3 भाषा भी पढ़ लेते। उनकी पुस्तकालय में 30,000 पुस्तकें थी। जो उनका पुस्तकालय था 23,000 पुस्तकालय थी, पुस्तक थी, सोचिए। उसके पास दुनिया के कोने कोने से पत्र आते थे। दुनिया से मतलब देश विदेश से भी उनके पास पत्र आते थे। उनकी संख्या 20,000 के लगभग थी। 20,000 सोचिए। और वह अधिकतर उन पत्रों को उत्तर दिया करते थे। सोचिए 20,000 पत्रों का उत्तर देना कोई मामूली बात, बहुत बड़ी मामूली बात। समझ में आया बच्चों? यह उनका सोने का कमरा था। वहाँ पर वह सोते थे, जहाँ पर वो रहते थे। खिड़की के पास उनकी चारपाई बिछी हुई रहती थी। दूसरी मंजिल से दूर तक फैले हुए खेत, गांव के मकानों की छतें, छोटी छोटी हरी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। उनकी पत्नी के सोने का कमरा अलग था। उनकी पत्नी का जो कमरा था वह अलग था सोने के लिए, क्योंकि अंतिम वर्षों में आपस में खटपट हो रहने के कारण उसके सोने के कमरे अलग थे। मतलब उनका पारिवारिक जीवन में हमेशा देखते होंगे आप लोग हर घर में कि पारिवारिक कला होता है जो अलग हो जाते हैं, या भी उसी तरह से वो भी हो चुके थे। सुबह उठकर कुछ घंटे तक वो अपनी चारपाई पर बैठकर ही लिखा करते थे। सुबह उठकर वो चारपाई पर लिखते रहते। एक अन्य कमरे में एक और मेज थी जिस पर टॉल्स्टॉय की पत्नी पहले उनकी पांडुलिपियों की नकल किया करती थी। जो वो लिखते थे वो भी लिखने का प्रयास करती थी। कौन? उनकी पत्नी। और शायद युद्ध और शांति जैसी बड़ी पुस्तक की उन्होंने 3 बार नकल की थी। उतनी बड़ी पुस्तक की नकल वो 3 बार कर चुकी थी कि हम भी लिख चुके हैं। परंतु बाद में उन्होंने यह सब छोड़ दिया। खाने का कमरा दूसरी मंजिल के एक सिरे पर, दूसरी मंजिल दूसरा छत पर। यह बहुत बड़ा भाग था। बीच में एक मेज थी जिसके इर्द गिर्द 12 कुर्सियाँ लगी हुई थी। इर्द गिर्द 12 कुर्सियाँ लगी थी खाने के लिए। 2 बड़े बड़े पियानो थे। टॉल्स्टॉय के संगीत का बहुत बड़ा शौक था। वह संगीत का शौकीन थे। चारों ओर आराम कुर्सियाँ जिन पर खाने के बाद लोग आराम किया करते थे। कितने कितने दिन आकर उसके पास रहते थे, उनके चित्र बनाते थे। रेपिन के चित्रों को देखकर ऐसा जान पड़ा मानो उन्होंने टॉल्स्टॉय की आत्मा और उनका हृदय की गहराई को क्या किया, छू लिया हो, जिसका अभ्यास टॉल्स्टॉय की आंखों से हुआ। इस कमरे का वातावरण अत्यंत सजीव जान पड़ा। ऐसा लगा कि मानो अभी भी टॉल्स्टॉय वहाँ पर उपस्थित हो। ऐसा किनको लगा? राम कुमार जो लेखक महोदय हैं उनको। नीचे की मंजिल में कुछ अतिथियों के लिए कमरे थे। नीचे की जो कमरा था गेस्ट रूम, उसमें अतिथियों के लिए रहने के लिए कुछ व्यवस्थाएं थी। एक उनके डॉक्टर का था जो उनके साथ ही रहता था। टॉल्स्टॉय का एक मतलब किराए का डॉक्टर था, वहाँ पर मकान में किराए पर रहता था।
अंतिम बार जब सदा के लिए टॉल्स्टॉय ने अपना घर छोड़ा था तो केवल डॉक्टर ही उनके साथ गया था। जब वह टॉल्स्टॉय अपना घर छोड़ रहे थे तो उस समय वहाँ पर डॉक्टर ही मौजूद था जो उनके साथ हमेशा रहता था, और एक उनका निजी कमरा था। उनका सेक्रेटरी ने बताया कि यह कमरा उन्हें बेहद पसंद था, और जो कमरा जहाँ पर वह बैठते थे वह कमरा टॉल्स्टॉय को बहुत पसंद था। उनके साथ गया। वह कमरा उन्हें बेहद पसंद था क्योंकि वह घर के शोरगुल से दूर था। वह जो घर था वह शोरगुल से दूर था, शांत वातावरण में थे। और यहाँ उन्हें सदा की चर्चा करते समय किया गया था क्योंकि लेविन के चरित्र में उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातें कही थी। कमरे की सादगी, बाहर की खुलती हुई एक खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ वही। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें टॉल्स्टॉय अपने अंतिम दिनों में बाहर जाकर कुएं से पानी भरकर लाते थे। वहाँ पर एक घड़ा रखा हुआ था, काय के लिए? पानी पीने के लिए, और वह कुएं से पानी खुद लाने जाते थे। कौन? टॉल्स्टॉय। म्यूजियम को देखकर ऐसा जान पड़ा जिस व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं देखा, जिसकी मृत्यु भी हुए 50 साल के लगभग बीत चुके, आज नहीं 50 साल इस पुस्तक के लिखने के बाद बीत चुकी थी, जिसके जीवन की एक झांकी, एक धुंधली सी छाया आज दिखाई दी, जिसकी स्मृति शायद कभी धुंधली नहीं पड़ सकी। सुने मकान के कमरे आज भी मुझे आना और लेविन के हल्के पदचार सुनाई दिए। वे सब व्यक्ति शायद इस स्थान को कभी नहीं छोड़ सकेंगे। लेखक महोदय को ऐसा जान पड़ा कि जैसे आज भी वहाँ पर क्या चीज़, टॉल्स्टॉय और लेविन आज भी वहाँ पर उपस्थित, उनकी पद यात्रा आज भी उनको अनुभव करा रहे थे। इस मकान में केवल टॉल्स्टॉय के जीवन का इतिहास ही नहीं पता चलता, बल्कि कितनी ही आत्माओं के स्वर सुनाई देते जिन्हें टॉल्स्टॉय ने जन्म दिया। बहुत सारे यहाँ पर किताब, पुस्तकें उन्होंने बहुत सारा लिखा जो ये यादें दिला देती। जब मकान से बाहर निकले तो हम तीनों नहीं चुप थे, मानो 2 घंटे तक कोई स्वप्न देख रहे। उस म्यूजियम में 2 घंटे तक रहे, और वहाँ से निकलने के बाद तीनों व्यक्ति जो थे, यूरा और सेक्रेटरी जो गाइड था और लेखक महोदय, तीनों जो व्यक्ति थे वह चुपचाप अवस्था में। ऐसा लग रहा था कि 2 घंटे के लिए वह किसी सपने में खोए हुए हैं। बाहर तेज धूप निकली थी और कुछ क्षणों के लिए मेरी आंखें उस रोशनी में चौंधिया सी गई। जब कोई एकाएक मतलब ठंडा से निकलेगा अंधेरा से, तो वो अचानक रोशनी में जाएगा तो उसका आँख जो है थोड़ा सा काला पड़ जाएगा। उसी तरह से लेखक महोदय को भी हुआ। लोगों के झुंड इधर उधर घूम रहे थे, वहाँ पर बहुत सारा लोग घूम रहे थे। कुछ देर बाद हम टॉल्स्टॉय की समाधि की ओर बढ़ गए, जहाँ पर टॉल्स्टॉय को दफनाया गया था। उस समाधि की ओर लेखक महोदय और यूरा और सेक्रेटरी चले। उस घर से 2 फरलांग की दूरी में थी। पतली सी सड़क के दोनों ओर विशाले हरे भरे पेड़ों की कतारों का आकाश के ढके हुए थे। छोटे छोटे बाग, कहीं फूलों की तैयारी और कहीं ऊबड़ खाबड़ झांकियाँ। सेक्रेटरी धीमे स्वर में धीरे धीरे टॉल्स्टॉय के विषय में कुछ कह रहे थे, परंतु मेरे कानों तक उसका स्वर पहुंच नहीं पा रहा था। चारों ओर उदासी से भरा एक सन्नाटा छाया हुआ। सेक्रेटरी कुछ बता रहा था धीरे धीरे मध्यम स्वर में, लेकिन ये लेखक महोदय को सुनाई नहीं दे रहा था। समाधि से थोड़ी दूर पहले सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि इससे आगे लोगों को चुप रहना चाहिए। सभी लोगों का पाठ क्लास में पढ़ाते तो इसको और विधिवत ढंग से पढ़ाते बच्चों। ये तो मैं अपना जो पाठ है इसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस पर अच्छे से अगर पढ़ना रहता क्लास में मैं इसको बहुत विधिवत ढंग से बताता है, प्रैक्टिकल भी कर कि किस तरह से किसी व्यक्ति की यादों को संयोजित किया जाता है, किस तरह से उनकी यादों को देखा जाता है। इसको वीडियो के माध्यम से हम प्रत्यक्ष नहीं करना चाहते, वो अपना अनुभव है जो किसी बच्चे को समझाया जाए। जैसे MS धोनी आया था सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी के बारे में दिखाया गया। तो ऐसे कई सारे चीज़ हैं जिनको आप लोग दिखा सकते, बता सकते हैं, लेकिन अगर क्लास रहता तो और अच्छे से मैं इसको बताता। तो मतलब इस जीवन का रहस्य देखिए बच्चों, कोई भी राजा या फकीर, चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे जो कोई भी हो, उसका अंतिम लक्ष्य मृत्यु ही होता है। चाहे कितना भी धन संपत्ति कमा ले, उसको मरना एक दिन जरूरी है। तो वहाँ पर लिखा था कि इससे आगे क्या रहना है, चुप रहना है। तो क्या हम लोग की आवाज़ें मरने के बाद बंद हो जाती है, मरने के बाद हमारी आवाज़ें क्या होती है, बंद हो जाती है। बहुत सारी क्रियाएं
जो बन गई थी। समाधि क्या थी? एक छोटा सा मामूली पत्थर प्राकृतिक के बीच में पड़ा था जिस पर रंग बिरंगे फूल, एक छोटा सा समाधि था जहाँ पर जैसे नॉर्मल व्यक्ति का होता है उसी तरह से उनका भी समाधि था और उस पर कुछ फूल बिखरे पड़े थे। अपनी मृत्यु से पूर्व टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया। मरने के पहले उन्होंने समाधि के बारे में अपने व्यक्ति को बताया था विस्तार से आदेश से। जैसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती वैसी उनकी भी बने। वो आप बोले थे कि उनकी आखिरी इच्छा जो थी कि जैसे निर्धन व्यक्ति की समाधि बनती है, जैसे गरीब लोग समाधि बनाते जाते जला देते हैं, तो जो कुछ भी गरीब लोग करते उस तरह से उनका भी समाधि बने। जैसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि हो तो वैसे उनकी भी बने। उनकी मृत्यु पर किसी व्यक्ति का भाषण न हो, किसी भी व्यक्ति का भाषण न हो। उसका स्थान भी वह स्वयं चुनकर चले गए थे। वो बताकर चले गए थे कि जब हम मरेंगे तो यहाँ पर दफनाया जाएगा। उनकी समाधि के निकट हम झुके और बिना एक भी शब्द कहे हमने उस महान आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचे, हम दबे पाँव लग गए। बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा दिया, इसके बाद हम कल बताएंगे। थैंक यू। थोड़े पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा बच्चों इसका।